हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। बहुत खूबसूरत, मन प्रसन्न हो गया। हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणम की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। कार्यक्रम अध्यक्ष प्रोफेसर पुष्पिता अवस्थी जी, विशिष्ट अतिथि शिवमोहन सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी कविगण, अतिथिगण और हमारे साथ सोशल मीडिया पर जुड़े श्रोतागण, आप सभी का मैं विश्वास दुबे शांति के शहर द हेग नीदरलैंड से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अटल जी के जन्मदिन के अवसर पर उनकी स्मृति में ये कार्यक्रम कर रहे हैं और ये हमारे सौभाग्य है कि हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता पुष्पिता जी कर रही हैं, जिन्होंने खुद अटल जी के समक्ष रूबरू काव्य पाठ किया है। तो पुष्पिता जी, मैं आपकी अनुमति चाहूंगा कार्यक्रम की शुरुआत करने की। जी, सौभाग्य है हम सबका, शुरू करें। मैं सभी से ये भी कहना चाहूंगा हम म्यूट हो जाएं। मैं आज एक और बात आप सभी को बताना चाह रहा हूं कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ अटल जी के परिवार से भी कुछ परिजन जुड़े हैं और शुक्ला जी जो अटल जी की भतीजी हैं वो हमारे साथ है इस समय। आप दो शब्द कहना चाहेंगे? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत स्वागत है। अच्छा लग रहा है आज आप लोगों के संग बीच में बैठकर। मैं भी इस कार्यक्रम को सुन रही हूँ, देख रही हूँ और बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव कर रही हूँ। जी धन्यवाद। मैं अपने विशिष्ट अतिथि शिवमोहन जी सिंह जी से भी कहना चाहूंगा अगर वो दो शब्द कहें तो। शिव जी। आप म्यूट पर हैं शिव जी, अगर बोल रहे हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, शायद शिव जी तो आगे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा सोपान संस्था के अध्यक्ष और एक बेहतरीन शायर राजीव नसीब जी को। राजीव जी हमारे साथ प्रयागराज इलाहाबाद से जुड़े हैं। उनका साहित्य समर्पण अद्भुत है। कई कवियों को, शायरों को जो आपने अपनी संस्था के माध्यम से मंच दिया है राजीव जी, उसमें जिसमें लगभग 10,000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं, वो निश्चय ही बधाई के पात्र हैं आप तो। और राजीव जी जितना मंच प्रदान करने में राजीव जी ने अपना वो दिया है, उसके अलावा राजीव जी एक बहुत अच्छे गजलकार हैं और उनकी जो एक पसंदीदा गजल मुझे बहुत पसंद है वो है निगाहों के रास्ते निगाहों के मन में, चले आइए बस मेरे अंजुमन में। तो राजीव जी आपका स्वागत है, शुरुआत करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्ते। आज क्रिसमस के अवसर पर और साथ ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न आदरणीय श्रेष्ठ कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। और मैं बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता हूं आप श्रद्धेय वाजपेयी जी के परिवार से शुक्ला जी आई हुई हैं। मैं उनका बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता हूं और आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। और क्योंकि विश्वास जी आप जी बोलिए राजीव जी। हाँ आप पॉज हो गए थे। मैं अपना काव्य पाठ शुरू करता हूँ और एक नई गजल है कि तह पे पढ़ता हूँ। हमारे इश्क का ढांचा अभी तैयार होना, हमारे इश्क का ढांचा अभी तैयार होना है, हमें उल्फत की खुशबू से अभी दो चार होना है, हमें उल्फत की खुशबू से अभी दो चार होना है। क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर।
और शेर देखिएगा कि अभी अधिकार बाकी है हमारा उनके धड़कन पर, अभी अधिकार बाकी है हमारा उनके धड़कन पर, हमारे दिल पे उनका भी अभी अधिकार होना है, हमारे दिल पे उनका भी अभी अधिकार होना है। और शेर, बहुत बहुत शुक्रिया। शेर के निगाहों से निगाहों की अभी है गुफ्तगू बाकी, निगाहों से निगाहों की अभी है गुफ्तगू बाकी, वफा से बावफाई का अभी इकरार होना, वफा से बावफाई का अभी इकरार होना है। और शेर है कि मेरे एहसास की जानिब मुसलसल बढ़ रही हो तुम, मेरे एहसास की जानिब मुसलसल बढ़ रही हो तुम, मोहब्बत से मोहब्बत का मगर दीदार होना है, मोहब्बत से मोहब्बत का मगर दीदार होना है। और अंतिम शेर की किसी ने कह दिया कुछ भी, किसी ने सुन लिया कुछ भी, किसी ने कह दिया कुछ भी, किसी ने सुन लिया कुछ भी, हर एक इंसान को तो खाम खा मुख्तार होना, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मुख्तार होना है। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। हर एक इंसान को तो खाम खा मुख्तार होना है। और अभी विश्वास जी ने जिस गजल की बात की, तो तरन्नुम में मैं उस गजल के चंद अशार पढ़ देता हूँ। इरशाद इरशाद, बहुत खुश की बात है। तरन्नुम में निगाहों के रस्ते निगाहों के मन, निगाहों के रस्ते निगाहों के मन, चले आइए बस मेरे अंजुमन, क्या बात, निगाहों के रस्ते निगाहों के मन। शेर है, कहीं तुम न जाना इसे छोड़ कर अब, कहीं तुम न जाना इसे छोड़ कर अब, तुम्हारे ही दम से है खुशबू चमन, तुम्हारे ही दम से है खुशबू चमन। और एक शेर है, ये छत खिड़कियां और दीवार देखो, ये छत खिड़कियां और दीवार देखो, सभी है मगन एक तेरे आगमन, वाह वाह, निगाहों के रस्ते निगाहों के मन, चले आइए बस मेरे अंजुमन, निगाहों के रस्ते निगाहों के मन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब राजीव जी, शानदार प्रस्तुति राजीव जी, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। और आपका तरन्नुम उससे भी बढ़िया, आपने इतना अच्छा गाया। तरन्नुम तो बेहतरीन है राजीव जी का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। विनीता जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सभी लोगों को। विनीता जी नमस्ते। विनीता जी नमस्ते। अभी विनीता जी का तरन्नुम आएगा। हाँ, विनीता जी का अभी बहुत लोग तरन्नुम वाले बैठे हैं। बहुत ही शानदार प्रस्तुति राजीव जी, और मतलब हमेशा ही जितनी बार भी आपको सुनो बहुत प्रसन्नता होती है। तो राजीव जी की ने जो शानदार आगाज किया है, उसके बाद मैं नीदरलैंड्स की तरफ रुख करता हूँ, और नीदरलैंड से हमारे साथ आस्था दीक्षित जी जुड़ी हैं। आस्था जी नई दिल्ली में आपका जन्म हुआ, प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं से हुई और उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। पिछले 10 वर्षों से सामाजिक संस्थानों से जुड़ी हैं, पेशे से मनोचिकित्सक और शौक से कवित्री। तो आस्था जी, आपका स्वागत है। स्वागत है आस्था जी। स्वागत है आस्था जी। बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत है आस्था जी, आइए।
आप सबके साथ यहाँ होना ही बड़ी गौरव की बात है, ऊपर से कविता पाठ करने को मिल जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। पर आज अटल जी का दिन है तो क्यों ना उन्हीं की एक कविता से शुरुआत करें, कि बहुत सी कविताएं हैं पर जो सबसे ज्यादा मुझे पसंद है वो है कदम मिलाकर चलना होगा, तो मैं वही पढ़ती हूँ। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं आए, घेरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में, कल कहार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इतिहास, सुष्मित हर्षित कैसा श्रमशलत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। क्या बात, सुंदर पाठ, सुंदर पाठ, बहुत सुंदर। मैं पिछले 2 वर्ष से भारत नहीं जा पाई हूँ, बहुत समय हो गया है सबसे मिले हुए, तो एक कविता मैंने उस पर लिखी थी अपनी माँ के लिए, तो मैं एक कविता अपनी भी सुनाती हूँ। चिट्ठी आती है, चिट्ठी आती है दूर देश से माँ की, वो पूछती है तू ठीक है, सब कैसा है। मैं कहती हूँ मैं अच्छी हूँ माँ, यहाँ सब पहले जैसा है। जानती हूँ उसका सवाल सरल और सच्चा है, और मेरा जवाब गलत है, कच्चा है। कैसे कह दूं उसको तुझ बिन रोटी में स्वाद नहीं, कैसे कह दूं उसको तेरे बिन उजियारे से भी आस नहीं। घर के आंगन में रखे दिए से उसकी परछाई बनती है, कुछ देर को ही सही मेरी माँ मेरे आंगन होती है। बहुत सुंदर, क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर। धन्यवाद। मैं उसकी हर चिट्ठी, उसकी हर लफ्ज को 100 बार पढ़ती हूँ। माँ के सवालों को पढ़ उसकी बेचैनी को जीती हूँ। वो आना चाहे भी तो कैसे भलाएगी, हिचकियों के जरिए ही बस अपनी याद दिलाएगी। वो लिखती है दिन भर के काज, सपनों से जैसे उसके साज। आम का पेड़ सूख गया, वो पुराना झूला भी टूट गया। गाय को रोटी देने घर से बाहर जाने में भी वो अब डरती है, पर मेरी हिम्मत ना टूटे इसलिए रोज मुझे चिट्ठी लिखती है। वो लिखती है नित नई कहानी मेरे मन को बहलाने को, अपने शब्दों के जरिए मेरे मन को गुदगुदाने को। वो नहीं जानती है उसकी बड़ी गोल बिंदी में मेरी दुनिया बसती है। मेरी माँ मुझसे दूर है पर मेरी हर सांस में वो रमती है, और मैं कहाँ अलग हूँ उससे, पर कैसे बताऊं उससे, ओ माँ तो मुझ में ही तो जीती है। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत शानदार प्रस्तुति, इमोशनल कर दिया आप तो। अरे मुझे भी बहुत हिम्मत करना पड़ता है इसे पढ़ने के लिए, मैं ही रोने लग जाती हूँ। स्वाभाविक है। Yeah, I that की लास्ट मंथ सच में बहुत ही खूबसूरत रचना आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आस्था जी, बहुत ही अच्छी रचना। और आस्था जी को मैं पिछले 2-3 सालों से जानता हूँ और उनकी रचनाएं सुनता रहता हूँ, और हम उन्हें मजाक में ये भी बोलते थे, मजाक नहीं, वो एक्चुअली एक तरह का उनके लिए वो है कि वो हमारे समूह की महादेवी वर्मा है। तो उनकी कविताओं में थोड़ा वो झलक मिलती है। तो आस्था जी बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति। शिव जी, हमने आपको शुरू में याद किया था पर शायद आप म्यूट पे थे, तो एनीवे आगे तो कहीं से कॉल आ गई थी। एक्चुअली एक जगह और कुछ प्रोग्राम चल रहा था, वह खत्म होने वाला ही था, तो मुझे वहाँ लास्ट में कुछ बोलना था। जी जी। तो बहुत ही शानदार प्रस्तुति आस्था जी। आगे बढ़ते हैं, और अब मैं बुलाना चाहूंगा, नीदरलैंड से सीधे रुख करता हूं सिंगापुर की ओर, और वहां से मैं आवाज देना चाहूंगा अंकुर गुप्ता जी को। अंकुर गुप्ता जी डॉक्टर हैं, ये मूलतः पंजाब भारत के निवासी हैं और पिछले 2 वर्षों से सिंगापुर में रह रहे हैं।
एक बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी में मेडिकल डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। बचपन से कविता लिखने का आपको शौक है और बीते 2 साल में इन्होंने परिस्थितियां बहुत लिखने का इन्हें अवसर मिला है। शायद ये हम सबके साथ ऐसा ही हुआ है। हिंदुस्तानी और पंजाबी भाषा में गीत कविताएं, हिंदी और पंजाबी भाषा में गीत कविताएं, गजलें और शेर रुहासाफिर, रूह का मुसाफिर के नाम से लिखते हैं। और आपका स्वागत है अंकुर जी। मुझे मेरी मिट्टी चाहिए खिलने के लिए, शायद ये आज आपकी रचना है। सुनने को उत्सुक हैं आपको। स्वागत है। स्वागत है अंकुर जी। स्वागत है जी, मुझे स्वागत है कि अंकुर जी हमसे डिस्कनेक्ट हो गए थे और वो अब जुड़ रहे हैं। वो शुरू में आए थे और फिर डिस्कनेक्ट हुए, तो उन्हें हमें थोड़ा सा। अंकुर जी आप जुड़ गए? अंकुर जी, अंकुर गुप्ता जी, आपको आवाज लगाई गई है। हाँ जी, आप विश्वास जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरी आज की कविता का शीर्षक है मुझे मेरी मिट्टी चाहिए खिलने के लिए। देखिए, जीवन में हम सब की सबसे पहली ख्वाहिश होती है कि अपने आप से मिलन हो, और जब अपने आप से मिलन हो जाए फिर उसके बाद अपने जैसे किसी से मिलन हो। तो हम सब खिलते तभी हैं जब अपनी जैसी किसी की मिट्टी मिल जाए। तो उस पे ये कविता आप सबके समक्ष। स्वागत। कि बीज में छिपे फूल से मिलने के लिए मुझे मेरी मिट्टी चाहिए खिलने के लिए। बीज हूं, कहीं भी उभर जाऊंगा, पहाड़ चढ़ लूं, ढलान उतर जाऊंगा, माली ने सींचा या अनजान बागीचा, लड़ता भिड़ता खुद निखर जाऊंगा। बीत तो सबकी जाती है, मौत तो सबको आती है, आज पूरा जीने कल बदलने के लिए, महकने चहकने मचलने के लिए मुझे मेरी मिट्टी चाहिए खिलने के लिए, मुझे मेरी मिट्टी चाहिए खिलने। क्या बात है, बहुत खूब। खुली आंखों के सपने जैसा, अपनों में ढूंढूं अपने जैसा, मिल जाए तो रम जाऊं मैं, वरना जीवन खपने जैसा। सफर तो सब करते हैं, बस खाली जगह भरते हैं, एक सांचे में ढलने के लिए, मन से साथ चलने के लिए मुझे मेरी मिट्टी चाहिए खिलने के लिए, मुझे मेरी मिट्टी चाहिए खिलने के लिए। क्या बात है, बहुत खूब। अब देखिए, जिसकी ख्वाहिश है उसके विशेषण क्या है। ऐसी बोली जो राग लगे, तेरे हिस्से मेरा भाग लगे, धूप खिले तो दोनों बांटें, छांव ढले तो दोनों लौटें, मेरे सपने खुलकर कह पाऊं, जो गिर जाऊं ना घाव छुपाऊं, बहती हवा संग हिलने के लिए, हर पुराना जख्म सिलने के लिए मुझे मेरी मिट्टी चाहिए खिलने के लिए, मुझे मेरी मिट्टी चाहिए खिलने के लिए। क्या बात है। खुद को तुमको सबको सींचे, खुद को तुमको सबको सींचे, चले हाथ पकड़ कभी आंखें नीचे, खिलके मिले खुलकर हंस पाए, आंखें समझे जो आंखें कह जाएं, बातें गहरी शिकवे हल्के, दर्द मिले तो आंसू छलके, अपना सच जीने पूरा फलने के लिए, हर रंग को हर अंग से मलने के लिए मुझे मेरी मिट्टी चाहिए खिलने के लिए, मुझे मेरी मिट्टी चाहिए खिलने के लिए। और इस कविता का जो अंतिम बंद है कि जगमग खोटी जग खरा दिखे है, जगमग खोटी जग खरा दिखे है, खाली झोली मन भरा दिखे है, सब उतरा तो प्रेम ही पहना, डूबा अंदर तो सीखा बहना, अपनी आंखों में शान हो मेरी, मेरे सच से पहचान हो मेरी, अहम का वहम घुलने के लिए, आत्मा तक अंदर धुलने के लिए मुझे मेरी मिट्टी चाहिए खिलने के लिए, बीज में छिपे फूल से मिलने के लिए मुझे मेरी मिट्टी चाहिए खिलने के लिए, मुझे मेरी मिट्टी चाहिए। वाह वाह, बहुत सुंदर, खूब खूब बहुत सुंदर, आपने बोला। बहुत बहुत शुक्रिया जी।
विश्वास जी, मुझे समय का भान नहीं है, अगर हमारे पास वक्त है तो मैं एक छोटी कविता और सुना सकता हूँ, अदरवाइज दूसरे राउंड में मेरा ये आग्रह है आपसे कि आप एक और सुनाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। आप इतना सुंदर पढ़ रहे तो कौन नहीं चाहेगा कि आप। कौन नहीं। जी शुक्रिया। मैं एक क्योंकि अटल जी ने बहुत उत्साहवर्धक कविताएं लिखी हैं, तो उनसे थोड़ा सा कुछ प्रेरित होकर एक छोटी सी कविता कि हर सांस कहे अब जिंदा हूं मैं, ये कविता का शीर्षक। हर सांस कहे अब जिंदा हूं मैं, मेरा आसमां बुलाए परिंदा हूं मैं, जाना है दूर बहुत दूर, कल मंजिल मिलेगी आज रास्ता जरूर, कल मंजिल मिलेगी आज रास्ता जरूर। खुली आंखों में सोया हुआ था मैं, अपनी धुंध में खोया हुआ था, फिर धीरे से अंदर हलचल हुई, सोई नदी में कलकल हुई, मेरे कदमों की धमक से राहें खुली, नजर में चमक से परछाइयां धुली, मेरे माथे पड़ी शहर की किरण, आईना कहे तू बन में हिरण, एक लंबी छलांग की तैयारी में हूं मैं, फलक लांघने की खुमारी में हूं मैं, प्यादों की भीड़ में बाशिंदा हूं मैं, हर सांस कहे अब जिंदा हूं मैं, मेरा आसमां बुलाए परिंदा हूं मैं, जाना है दूर बहुत दूर, कल मंजिल मिलेगी आज रास्ता जरूर, कल मंजिल मिलेगी आज रास्ता जरूर। कैसे बताऊं जो मन में उमड़ रहा है, कैसे बताऊं जो मन में उमड़ रहा है, शायद मुझे मेरा नशा चढ़ रहा है, रंग ऐसे भरूं तस्वीरें बदल दूंगा, मुट्ठी बांध लूं तो लकीरें बदल दूंगा, समंदर मेरे जिगर से आंक लेना, सितारे मेरी आंखों में झांक लेना, मन बेताब है आगाज कर, हवा चल पड़ेगी परवाज कर, जहां हौसले मेरी दास्तां लिखेंगे वही कामयाबियों के निशान दिखेंगे, इस मुकद्दर के खेल का करिंदा हूं मैं, हर सांस कहे अब जिंदा हूं मैं, मेरा आसमां बुलाए परिंदा हूं मैं, जाना है दूर बहुत दूर, कल मंजिल मिलेगी आज रास्ता जरूर, कल मंजिल मिलेगी आज रास्ता जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल अटल जी का अंदाज था आपकी बात में, बिल्कुल अटल जी का बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर रचना, सुंदर अंदाज, बहुत खूब अंकुर जी, बहुत खूब। बहुत बढ़िया। इतना 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 अच्छा सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अंकुर जी, आपने ये जो रचना सुनाई और जितने जोश के साथ सुनाई, तो उससे मुझे एक किस्सा याद आता है। मैं अटल जी को अपना काफी मतलब वो मेरे इंस्पिरेशन है, तो मैं काफी मानता हूँ, इसलिए काफी उनकी चीजों से और संस्मरणों से जुड़ा रहा हूँ। तो 2000 की बात है, उनके पैर का ऑपरेशन हुआ था और नी ऑपरेशन था, और उस समय हुआ ये कि वो उस डंडे के सहारे चलते थे, तो उसमें वो चलते चलते किसी बात पे वो उनके कमर में मोच आ गई, और तो डॉक्टर आए, तो डॉक्टर ने जब उनको देख के कुछ इस तरह का बोला कि लगता है आप ज्यादा झुक गए, तो उस वजह से ये ऐसा हो गया। तो उन्होंने ये कहा कि आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि मैं ज्यादा मुड़ गया, क्योंकि झुकना तो मुझे आता ही नहीं है। और ये काफी प्रचलित किस्सा है, काफी लोगों ने कई जगह सुनाया है, और तभी उनकी वो कविता है कि दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। झुक नहीं सकते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो चूंकि संस्मरण की बात चली है और हमारे साथ उनकी भतीजी रेखा जी भी हैं, तो मैं रेखा जी से आग्रह करूंगा कि अगर वो भी कुछ संस्मरण सुना सकें तो। रेखा जी, आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ बिल्कुल। स्वागत है, स्वागत है रेखा जी। स्वागत है रेखा जी, स्वागत है। मतलब जैसे उनसे सभी बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, परिचित नहीं है तो उनको जानते हैं, बहुत उदारवादी दृष्टिकोण की रहे हैं। मतलब वो किसी की भावनाओं की कदर करना, उन्हें उनसे कोई सीखे, किसी की भावनाओं को वो बिल्कुल ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। एक बार का मैं आपको संस्मरण सुनाती हूँ। हम लोग भोपाल में थे,
सभी लोग पर वो गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। हम लोग सब भाई बहन उनसे मिलने पहुंचे। एक कार्यकर्ता हम लोगों को सबको इकट्ठे देके कहीं से समोसे लेके आए। तो हमारे उस परिवार के लोगों में ग्वालियर के, इंदौर के सभी लोग मौजूद थे। तो सब बड़े-बड़े अपने-अपने शहर की तारीफ कर रहे थे। तेरे ग्वालियर की में तो बड़ी अच्छी चाट मिलती है। इंदौर वाले कहने लगे हमारे इंदौर में भी बहुत अच्छी चाट मिलती है। मैं चूंकि भोपाल की थी, उस समय भोपाल में थी, तो वो समोसे उतने अच्छे थे नहीं, जितने भोपाल में मिल सकते थे। तो मैंने कहा नहीं-नहीं भोपाल में भी बहुत अच्छी मिलती है, पर ये उतने अच्छे हैं नहीं। तो मैं तो साधारण भाई-बहनों के बीच में वार्तालाप चल रहा था तो मैंने बोल दिया। पर जैसे ही वो कार्यकर्ता वहां से उठ के गए, चाचा जी ने मुझे डांटा, कहने लगे नहीं बेटा, वो कितने प्यार से तुम लोगों के लिए समोसे लेके आए हैं और तुम कह रही हो कि अच्छे नहीं है। अरे अच्छे ना भी हो तो भी कहो बहुत अच्छे हैं। तो मुझे इतनी, मैं बड़ी थी ऐसा नहीं, मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उस दिन से मैंने उनसे ऐसा सीखा कि देखो किसी के दिल को, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इस बात का विशेष ख्याल रखना है। और इस बात से मुझे मतलब उनकी बात पे लगा कि सिर्फ बाहर ही नहीं, वह घर वालों के बीच में भी, छोटे से छोटे लोगों के बीच में भी सबकी भावनाओं का बहुत ख्याल रखते थे। उनके संस्मरण तो इतने हैं कि सुनाने बैठे हैं तो हम एक के बाद एक हमको याद आते ही जाते हैं, लेकिन यहाँ हम आप लोगों को सुनने के लिए भी आए हैं, इसलिए मैं बस इतना ही सुनाना चाहूंगी। फिर मौका मिलेगा तो जरूर आप लोगों को फिर बहुत सी बातें सुनाऊंगी, उनके संस्मरण सुनाऊंगी, लेकिन अभी बस मैं इतना कहकर आप लोगों को सुनना चाहूंगी, क्योंकि मैं आप लोगों को सुनने के लिए भी आई हूँ यहाँ। जी बहुत धन्यवाद। और आप हमारे साथ पिछले 16 अगस्त 2020 में भी जुड़ी थी और तब आपने एक जो संस्मरण सुनाया था वो भी हम दोबारा फिर से सुनना चाहेंगे, हालांकि सुना हुआ है। बिल्कुल, मैं साक्षी हूँ, मैं भी उसमें जुड़ा हुआ था। जी जी, तो वो एक बार फिर से सुनाइए, क्योंकि वो प्रेरणादायी एक संस्मरण है और नए सब जुड़े हैं। ग्वालियर में हमारे यहाँ शादी थी परिवार में, हम लोग शादी में गए थे और उसी दिन बाड़े पर उनकी शाम को पब्लिक मीटिंग थी। तो मैं और मेरी एक कजिन सिस्टर हम लोग तैयार हुए, वैसे ही बाड़े पहुंच गए। ग्वालियर में एक जगह है जहाँ का नाम महाराज बाड़ा है, जो मतलब, तो वहां पे हम लोग पहुंच गए। सोचा पहुंच तो जाएं, लौटते समय चाचा जी के साथ चाचा जी की गाड़ी में आ जाएंगे। हम लोग जैसे तैसे पहुंचे। पब्लिक मीटिंग खत्म हुई तो हम दोनों बहनें दौड़ते भागते चाचा जी के पास पहुंचे। मैं उस समय कुंवारी थी, लड़की थी मतलब इसलिए कह रही हूँ, दौड़ते भागते हम लोग उनके पास पहुंचे और उनके वो गाड़ी में बैठ रहे थे। तो हमने कहा चाचा जी, तो बोले तुम लोग कहाँ? तो हमने कहा हम आए थे आपकी स्पीच सुनने। अब बोले कैसे? हमने कहा हम लोग आ गए बस। तो कहने लगे अब जाओगी कैसे? हमने कहा आपके साथ। बोले नहीं, गलत बात, वो उस समय विदेश मंत्री थे। तो कहने लगे गलत बात, ये तुम्हारे चचा की गाड़ी नहीं है, ये विदेश मंत्री की गाड़ी है। विदेश मंत्री की गाड़ी में तुम लोगों को बैठने का कोई अधिकार नहीं है। हम लोग रोते से वहां पर खड़े रह गए। वो चले गए। घर पहुंचे हम लोग, जैसे तैसे दोनों बहनें घर पहुंचे, देखा तो वो बड़ी परेशान हालत में टहल रहे थे इधर से उधर, क्योंकि आखिर लड़कियां अभी तक नहीं आई, रात हो रही है और वो उनको छोड़ के आ गए। ये चीज उनके मन में इतनी परेशान उन्हें कर रही थी कि वो टहल रहे थे। जैसे ही हम लोग पहुंचे, उन्होंने हम लोगों को, दोनों बहनों को गले से लगा लिया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे बेटा ऐसी गलती कभी मत करना, तुम लोग कैसे वहां पहुंच गई? तुमने ये नहीं सोचा वो तुम्हारे चाचा की गाड़ी नहीं थी, वो विदेश मंत्री की गाड़ी थी, उसमें हम तुमको कैसे बैठा के ले आते? वो सब बातें की और उन्होंने जो प्यार किया हम लोगों को, जो प्यार से गले लगाया और उनकी आंखों में जो आंसू थे, वो आज तक मैं नहीं भूल सकती। कि उनको चिंता भी थी, लड़कियों की फिक्र भी थी, लेकिन अपने कर्तव्य से वो बिल्कुल वो नहीं हो सके। वो घटना कुछ ऐसी है कि कभी भुलाई नहीं भूली जा सकती। सच में आज भी हम याद करते हैं, बड़े गौरवान्वित होते हैं कि हम उस चचा की भतीजी हैं जिसके विचार इतने ऊंचे थे। जी बहुत आपका संस्मरण तो मतलब कविता पे भी भारी पड़ गया। इसमें इतना भाव है आपके संस्मरण में कि कविता पे भी भारी है। भावपूर्ण भी और कितनी कर्तव्य परायण थे, ये हम लोग को सुनने को मिला साक्षात आपसे।
बहुत बहुत ऐसे उदाहरण कई संस्मरण हैं कि बस मैं सुनाने बैठूं तो मुझे खुद को भी लगेगा कि शायद मैं कभी चुप ना हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों को सुनना है, इसलिए मुझे आपकी कविताएं भी बहुत अच्छी लग रही हैं। जी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जुड़ी रहिए, हो आगे आपसे फिर बातचीत करते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। और अब मैं सिंगापुर से सीधे अमेरिका की तरफ रुख करता हूं, जहां से हमारे साथ जुड़ी हैं विनीता जी। राजस्थान में आपका जन्म हुआ, राजस्थान विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में बीएससी, बीएड तथा कंप्यूटर डिप्लोमा। विनीता जी के साथ मैं काफी समय से आपको सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। लेखन, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, नृत्य, चित्रकला, सब में आपकी रुचि है और नए नए आयाम आप स्थापित कर रही हैं। विनीता जी पे सरस्वती माँ की स्पेशल कृपा है और उनका एक काव्य संग्रह दिल से दिल तक प्रकाशित हो चुका है। आप गजलें स्वरबद्ध कर प्रस्तुत करती हैं। आपकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं और अमेरिका के वर्जीनिया राज्य में आपका निवास है। विनीता जी, आपका स्वागत। स्वागत विनीता जी, स्वागत। विश्वास जी, शिव मंगल। स्वागत है विनीता जी, स्वागत है। स्वागत है विनीता जी। और बहुत बहुत इतना सुंदर अभी संस्मरण सुनने को मिले कि मैं तो खोई गई थी, अचानक से मेरा नाम आ गया। चलिए, तो मैं देखती हूँ कि मुझे क्या सुनाना है। और पुष्पिता जी का बहुत बहुत शुक्रिया, वो हमसे जुड़े हैं आज, तो उनको सुनने को मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ कि सब इतने अच्छा पढ़ रहे हैं। मेरा भी आई होप कि ठीक लगे सबको। तो मैं एक गजल सुनाती हूँ। मेरी गजल का मतलब है कि नमक देश का यूं अदा कर चले, नमक देश का यूं अदा कर चले, विदेशों में देसी हवा कर चले। तो हम कहते हैं वो और तो ज्यादा बहुत को फैला सकते हैं, उसका थोड़ा वो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो उसके ऊपर ये लिखी हुई गजल है, इसको मैं तरन्नुम में सुनाना चाहूंगी। नमक देश का यूं अदा कर चले, विदेशों में देसी हवा कर चले। बहुत सुंदर। नमक देश का यूं अदा कर चले, विदेशों में देसी हवा कर चले। जिसे बेवफा सब समझते रहे, जिसे बेवफा सब समझते रहे, मोहब्बत में वो सब फना कर चले। जिसे बेवफा सब समझते रहे, मोहब्बत में वो सब फना कर चले। बहुत सुंदर। कहाँ रोशनी था धुआं ही धुआं, कहाँ रोशनी था धुआं ही धुआं, चिरागों को जब वो जला कर चले। नहीं रोशनी था धुआं ही धुआं, चिरागों को जब वो जला कर चले। न छोड़ा नई पीढ़ियों के लिए, चमन को बयाबा बना कर चले। न छोड़ा नई पीढ़ियों के लिए, ये हम लोग जो आगे अपनी जनरेशन को क्या देने वाले हैं उस पे है कि न छोड़ा नई पीढ़ियों के लिए, चमन को जो हमारी धरती है बयां बना कर चले। न छोड़ा नई पीढ़ियों के लिए, चमन को बयां बना कर चले। लहर बन गया था किनारा ही जब, खुदा को ही तब ना खुदा कर चले।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब, गया बहुत सुंदर। किनारा ही जब खुदा को ही तब ना खुदा कर चले, बना लोगे मंगल पे भी आशियां, कदम से कदम जो मिला कर चले, बना लो बहुत खूब। मंगल पे भी आशियां, कदम से कदम जो मिला कर चले। इस गजल का आखिरी शेर है बहस जब किसी बात पर छिड़ गई, बहस जब किसी बात पर छिड़ गई, सुनाकर सभी अनसुना कर चले, बहस जब किसी बात पर छिड़ गई, सुनाकर सभी अनसुना कर चले, नमक देश का यूं अदा कर चले, विदेशों में देसी हवा कर चले। चलिए मेरी गजल बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत खूब विनीता जी, बहुत खूब। और विनीता जी को तो बस लगता है कि सुनते ही रहे। नहीं आप बहुत सुंदर तरन्नुम है। इन्होंने रसायन शास्त्र की पढ़ाई भी की है और ये गीत संगीत सभी रसायन का प्रयोग कर लेती हैं, तो इनकी बात में कुछ अलग ही बात है। बिल्कुल, बेहतरीन तरन्नुम। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब विनीता जी। सुंदर प्रस्तुति। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, आपको सुनना तो हमेशा ही प्रसन्नता का विषय रहता है। तो चूंकि तरन्नुम का ही माहौल चल रहा है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, पर उसके पहले मैं जस्ट एक बात बताना चाहूंगा कि हमारी अभी तक की प्रस्तुतियां देखकर ही हमारी अध्यक्षा काफी प्रफुल्लित हैं और मेरे पास मैसेज भी आ चुका है। तो एक घोषणा है जो हम अंत में करेंगे, तो जुड़े रहिए, उसमें हम सुनते हैं तो उनकी तरफ से वो क्या घोषणा है। पर अब आगे बढ़ते हैं और अब हम कुमार ठाकुर जी को बुलाना चाहेंगे। बेंगलुरु से जुड़े हैं कुमार जी। आप पेशे से प्राचार्य हैं केंद्रीय विद्यालय में। आप काफी हिंदी की सेवा में लगे हुए हैं। आपकी हिंदी कविता की पुस्तक में हिंदी और अन्य कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। आप कई पत्र पत्रिकाओं में शैक्षणिक आलेख, गजलें और कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। दूरदर्शन, डीडी चंदना तथा ऑल इंडिया रेडियो से वार्ता और गजल कविता पाठ, अनेक सम्मान भी मिले हैं कुमार ठाकुर जी को। उपलब्धियों में उनका नवोदय विद्यालय समिति द्वारा 2002, 3, 4, 6 और 9 में उन्हें पुरस्कृत किया गया है। तो कुमार जी स्वागत है, आपको सुनते हैं के लिए आतुर। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास जी, धन्यवाद जी। तो सबसे पहले एक रचना अटल जी को ही समर्पित है। झूठ को सच लिख दूं, झूठ को सच लिख दूं मैं वो अखबार नहीं हूं, झूठ को सच लिख दूं मैं वो अखबार नहीं हूं, वादों से मैं फिर जाऊं वो सरकार नहीं हूं। क्या बात है। वादों से मैं फिर जाऊं वो सरकार नहीं हूं। और सुनिएगा कि दुश्मन के कदमों में सर कटने के डर से, दुश्मन के कदमों में सर कटने के डर से, गिर जाए धम से मैं वो दस्तार नहीं हूँ, गिर जाए धम से मैं वो दस्तार नहीं हूँ। और कश्ती का मैं साथी हूँ, वफा है मेरे अंदर, कश्ती का मैं साथी हूँ, वफा है मेरे अंदर, लहरों में उसको छोड़ूं वो पतवार नहीं हूँ, लहरों में उसको छोड़ूं वो पतवार नहीं हूँ। और गौर फरमाइएगा कि टूट के गिर जाए जो पतझर में डाली से,
टूट के गिर जाए जो पतझर में डाली से, उन सूखे पत्तों सा मैं किरदार नहीं हूँ, उन सूखे पत्तों सा मैं किरदार नहीं हूँ। और ये भी गौर फरमाइएगा कि चुप रह जाऊं पांचाली के चीर हरण पर, चुप रह जाऊं पांचाली के चीर हरण पर, कुरुराज का बेबस में वो दरबार नहीं हूँ। चुप रह जाऊं पांचाली के चीर हरण पर, कुरुराज का बेबस में वो दरबार नहीं हूँ। और राधा कहूँ समर्पण में रास बिहारी को, राधा कहूँ समर्पण में रास बिहारी को, राधा कहूँ समर्पण में रास बिहारी को, मैं तो प्रेम सिखाता हूँ गुनहगार नहीं हूँ। और अंतिम सुनिएगा कि हूँ क्रांति का संवाहक, हूँ क्रांति का संवाहक दृष्टा हूँ मैं कल का, हूँ क्रांति का संवाहक दृष्टा हूँ मैं कल का, इस कारण वर्तमान का गुलहार नहीं हूँ, इस कारण वर्तमान का गुलहार नहीं हूँ। सुंदर, बहुत सुंदर, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, और बहुत सुंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सी गजल के साथ अपनी स्तुति करूंगा। जी स्वागत है। रोज दिखता था जो जवान चेहरा, रोज दिखता था जो जवान चेहरा, क्या पता खो गया कहाँ चेहरा, क्या पता खो गया कहाँ चेहरा। रोज दिखता था जो जवां चेहरा, क्या पता खो गया कहाँ चेहरा, क्या पता खो गया कहाँ चेहरा। भेद इन झुर्रियों में है सारे, भेद इन झुर्रियों में है सारे, राज कर देता है अया चेहरा, क्या पता खो गया कहाँ चेहरा। रोज दिखता था जो जवां चेहरा, आईना देख कर लगा मुझको, आईना देख कर लगा मुझको, अजनबी है, अजनबी है मेरा यहाँ चेहरा, अजनबी है मेरा यहाँ चेहरा, क्या पता खो गया कहाँ चेहरा। रोज दिखता था जो जवां चेहरा, है तबस्सुम, है तबस्सुम, है तबस्सुम सनम के होठों पर, है तबस्सुम, है तबस्सुम सनम के होठों पर, गम हर एक कर रहा बयां चेहरा, गम हर एक कर रहा बयां चेहरा। और मक्ता सुनिएगा, ढूंढ ले दिल, ढूंढ ले दिल, ढूंढ ले दिल, ढूंढ ले दिल कुमार तू भी कोई, ढूंढ ले दिल, ढूंढ ले दिल कुमार तू भी कोई, छोड़ दे उसको
है जहां चेहरा छोड़ दे उसको, है जहां चेहरा क्या पता खो गया कहाँ चेहरा, रोज दिखता था जो जवां चेहरा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या बात है, जी बहुत जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत स्मरणीय आवाज, तो उसके साथ शब्दों की धुन, अद्भुत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कुमार जी की इस शानदार प्रस्तुति के बाद अब हम दोहा कतर की तरफ रुख करते हैं और वहां से हमारे साथ जुड़ी हैं मोनी जी, मोनी श्रीवास्तव कोइराला जी। आप बहुत ही नेक काम, मतलब कविताएं तो लिखती हैं आप, कविताएं, संगीत और पर वो ह्यूमैनिटी की तरफ काफी बड़ा काम कर रही हैं उस रीजन में। आप फाउंडर ऑफ शेयर योर ह्यूमैनिटी एंड शेयर योर टैलेंट एंड क्रिएटिविटी किड्स वर्ल्ड की फाउंडर हैं। और मोनी जी, आपका स्वागत है, आपको सुनने के लिए आतुर है। बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को, स्वागत सभी गुणीजन को स्वागत है मोनी, स्वागत है। पुष्पिता जी, जी, मोहन जी, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और आज क्रिसमस और अटल जी के जन्मदिन का शुभ दिवस है। इस विषय पे आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। मैं अटल जी के लिए सिर्फ 2 शब्द, क्योंकि वैसे तो रेखा जी उनके परिवार की हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अटल जी हमारे हैं, ऐसा हमें हम सबके हैं फील होता है। तो उनके लिए मैं 2 शब्द लिखी हूँ। अटल है, अविरल है, दुश्मनों के लिए अंगार है। अटल है, अविरल है, दुश्मनों के लिए अंगार है। सरल है, सहज है, अचल है, माँ भारती के माथे का श्रृंगार है। शरीर उपस्थित नहीं यहाँ पर, शरीर उपस्थित नहीं यहाँ पर, कवि कुल के हृदय का मूल्य निधि रत्नाकर है। अच्छा, अटल जी। 1 मिनट मुझे। वाह वाह। जी माफ कीजिए, मेरा बच्चा 1 मिनट रो रहा है, मैं उसको ये लो जस्ट प्लीज। जी जी जी, कोई नहीं, बच्चे को आप संभालिए। तो जब तक मोनी जी वापस आती हैं, बच्चों की टाइमिंग कितनी परफेक्ट होती है ना, एकदम बैंग ऑन। बिल्कुल, आस्था जी एकदम ठीक कहा। उनका अपना राग होता है, तो बिल्कुल सही बात है। कभी भी माफ कीजिएगा, बिल्कुल ऐन वक्त पर इनका रोना शुरू हो गया। तो मैं फिर पुनः आती हूँ, और अटल जी के बाद मैं एक अपने देश के लिए लिखी हूँ एक कविता, क्योंकि हर देश स्वतंत्र हुआ, हर देश को अपने तरह से जीने का अधिकार मिला। और मेरा यह कहना है कि भारत पर ही क्यों किसी की नजर रहती है, बहुत लोगों की खासा नजर रहती है भारत पे, तो ऐसा क्यों ना भारत को सिर्फ भारत ही रहने दिया जाए। तो उस विषय पे मैंने एक कविता लिखी है, आप सबके समक्ष रख रही हूँ, शायद पसंद आए। मेरी कविता का शीर्षक है भारत को भारत ही रहने दो। भारत को भारत ही रहने दो, संस्कृति संप्रभुता की बात ही बस करने दो। मंदिर के घंटों की गूंज, गंगा सरयू की धारा में बस ओमकार ही बहने दो, भारत को भारत ही रहने दो। अल्लाह की आजान यहाँ, अल्लाह की आजान यहाँ, गिरजा की घड़ियाल, गुरुद्वारा में वाहे गुरु की माला की गुनगान ही बस सजने दो, भारत को भारत ही रहने दो, संस्कृति संप्रभुता की बात ही बस कहने दो। धर्म जाति की दीवार उठाकर, धर्म जाति की दीवार उठाकर टुकड़ों में ना बंटने दो, रंग बिरंगी फूल हैं हम सब, भारत को बस गुलशन रहने दो। देख हमें सोने की चिड़िया लूटने आए बारंबार, देख हमें सोने की चिड़िया लूटने आए बारंबार, कभी पुर्तगाली और
कभी पुर्तगाली, कभी मुगल, तो कभी अंग्रेजों ने किया प्रहार। 100 वर्षों तक अत्याचार किया, अतिथि वेश में स्वागत पाकर हमें ही जंजीरों का हार दिया। बोए बीज जात पात का और नफरत का दीवार दिया। मेरी ये रिक्वेस्ट है मेरे देशवासियों से, उसके लिए आगे ऐसा बना। अभी वक्त है बस संभल लो मेरे देशवासियों, स्वयं को मोहरा न बनने दो मेरे देशवासियों। बात बात पर बिसात बिछी है यहाँ, बात बात पर बिसात बिछी है यहाँ, हर मुद्दे पर उनकी चाल नहीं है। गिद्ध छिपे है यहाँ अतिथि बन देश में, आघात तीर के लिए खड़े हैं बैरी मित्र के वेश में। भेद इसके जान लो तुम मेरे देशवासियों, भटकाव की अग्नि प्रचंड को पहचान लो तुम मेरे देशवासियों। सत्ता के गलियारों से चुल्लाना वह सशक्त छवि, सत्ता के गलियारों से चुल्लाना वह सशक्त छवि, पथ प्रशस्त करे जो भारत का और ऊंची झंडे की शान करे। गीत गाए जो भारत का और माँ भारती का सम्मान करे। बहुत दमन हुआ भारत का, बहुत दमन हुआ भारत का, लूटने वालों ने कई नाम दिए, पर भारत वह भूमि है, पर भारत वह भूमि है जिसके वंशियों ने धर्म, संस्कृति, अर्थ, ज्ञान, विज्ञान और साहित्य का दुनिया को है दान दिया। भारत के वंशी हो बस इसी गुंज को हुंकार दो, भारत को भारत रहने दो, संस्कृति और संप्रभुता की बात ही बस करने दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सुंदर। और अगर समय होगा तो एक और कविता पढ़ना चाहूंगी, नहीं तो मोनी जी अगर आपकी इच्छा है तो जरूर पढ़िए, मतलब समय समय है, बताइए, आगे बढ़िए। जी, एक कविता है मेरी, हर प्रवास मेरी जिंदगी का नया आया। वो खूबसूरत शहर जिसकी हर एक मोड़ पर अपनी लिखी कहानी घड़ी हो, लगा उसे तह यादों में एक नई आवाज में, बेगानों में स्वयं को आजमाने अपनाने मैं चली। डर था, संशय भी था, अनजाना सा हर चेहरा, क्या होगा कोई यहाँ अपना। आंखें ढूंढती उलझनों से गिरी, शायद कोई मिल जाए यहाँ। आकाश देखा, धरती देखी, हर पर्वत कानन, भिन्न रंग रूप कद काठी, अलग भाषी इंसान दिखा। बैठ वहीं धरती के प्रांगण में, आंखें नीचे आकाश तकी। हाँ, अब भी कुछ है अपना सा मेरा, सूरज की गर्माहट में, प्यार वही, तपिश वही, शीतल इस बयार में ही, दे रही संदेशा हूं मैं संग तेरे। भाषा कहीं दीवार बनी, पर दिल ने सेतु का काम किया। एक शब्द भी कई वाक्य बने, इशारों में हर लफ्ज खिल, इंसानों से पहचान बढ़ी। प्रवास ने मुझे कई आवाज दिए, ईश्वर प्रदत्त इस प्रकृति में कूचे से भरने को कई रंग दिए। मान इसे खुशकिस्मती, प्रकृति के हर रंग में मैं ढली। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा मोनी जी, बहुत अच्छी प्रस्तुति। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ, और काफी तरन्नुम में हमारे यहाँ सुनाया सभी ने, तो उसी में तरन्नुम में ही एक हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं जो नागपुर से हमारे साथ हैं, और मैं आवाज देता हूँ उनको उनकी ही पंक्तियों से कि रख तमन्ना थोड़ी कम, रख तमन्ना थोड़ी कम, ओढ़ ले आवारापन, बस तू अपने दिल की सुन, मन मेरे बंजारा बन। श्रद्धा बिसेन जी, आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत, आदरणीय स्वागत। स्वागत है श्रद्धा जी, स्वागत है आपका श्रद्धा जी। श्रद्धा जी को सुनने के लिए तो हम इंतजार भी करते हैं। स्वागत है श्रद्धा जी। श्रद्धा जी आप म्यूट पे हैं। शायद श्रद्धा जी मुझे दिख तो रही हैं,
और वो म्यूट पर हैं। हाँ आ गई जी, आ गई, अनम्यूट कर लिया उन्होंने। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। स्वागत है श्रद्धा जी। आप सभी नमस्कार। सभी अतिथियों को मेरा सादर नमन और सोपान परिवार के सभी सदस्यों को मेरा सादर नमस्कार। भूतपूर्व प्रधानमंत्री ओजस्वी कवि श्री अटल बिहारी वाजपेयी को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं उनकी ओजपूर्ण कविताओं के तर्ज पर ही कुछ मैंने लिखने का प्रयास किया है, वो आज मैं आप सबके सामने स्वागत है बेसिन जी। कोई न टाल सकता हरदम अटल रहा हूँ, कोई न टाल सकता हरदम अटल रहा हूँ, आगम हूँ मैं हमेशा सबसे सबल रहा हूँ। वाह। मैं आज में हूँ जैसा वैसा ही कल रहा हूँ। सोचिए किसके बारे में बात हो रही है। जी जी। मैं आज में हूँ जैसा वैसा ही कल रहा हूँ, मैं वक्त हूँ अजल से ऐसे ही चल रहा हूँ। मैं क्या बात है श्रद्धा जी, ये आप ही लिख सकती हो, आप ही ऐसे ही चल रहा हूँ। अब एक शेर थोड़ा सा रोमांटिक शेर है। उतरा है मेरे छत पर चुपके से माहे कामिल, उतरा है मेरे छत पर चुपके से माहे कामिल, सागर की मौज बनकर मैं तो उछल, सागर की मौज बनकर मैं तो उछल रहा हूँ। खुद को जला के मैंने सूरज नया बनाया, खुद को जला के मैंने सूरज नया बनाया, करता हुआ जहां को रोशन निकल रहा हूँ, करता हुआ जहां को क्या बात है, रोशन निकल रहा हूँ। अब एक शेर सुनिएगा। दिल की बहर में हूँ मैं, नफरत है नाम मेरा, दिल की बहर में हूँ मैं, नफरत है नाम मेरा, शिव मुझको पी न पाया मैं वो गरल रहा हूँ, शिव मुझको पी न पाया मैं वो गरल रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गीता में कृष्ण जी ने संदेश यह दिया है, गीता में कृष्ण जी ने संदेश यह दिया है, हूँ आज कल रहूंगा और मैं ही कल रहा हूँ, हूँ आज रहूंगा और मैं ही कल रहा हूँ। मुझको रतन रहा है तदबीर पर भरोसा, मुझको रतन रहा है तदबीर पर भरोसा, तकदीर फिर गिराए फिर मैं संभल रहा हूँ। क्या बात। तकदीर फिर गिराए फिर मैं संभल रहा हूँ। बहुत एक कविता मैंने बहुत पहले लिखी थी, करीब 2 साल पहले, तो अभिमन्युवत, वो मैं आज पढ़ना चाहूंगी। वीर रस प्रधान कविता है, आला छंद पर आधारित, क्योंकि अटल जी भी वीर रस प्रधान कविताएं लिखते थे और मैं उनकी कविताओं की कलमकारी की बहुत बड़ी प्रशंसिका हूँ। तो सुनिएगा। अब इसकी कहानी तो आप सबको मालूम ही है, तो मैं बिना भूमिका बांधे कविता का वो अंश प्रस्तुत कर रही हूँ। कौरव छल में उलझा अर्जुन समर भूमि से हुआ सुदूर, कौरव छल में उलझा अर्जुन समर भूमि से गया सुदूर, छली बली कपटी कौरव तब हुए हर्ष से सारे चूर, चक्रव्यूह तब रचा द्रोण ने सोचा डाले घेरे साथ, वीर युधिष्ठिर को बंदी कर पांडव को दे देंगे मात, शूरवीर भागे क्या बोला दुर्योधन करके अभिमान, जाकर कहाँ छिपे सब पांडव कायरता जिसकी पहचान, जाकर कहाँ छिपे सब पांडव कायरता जिनकी पहचान, बार बार ललकार रहे सब कौरव कर्ण व द्रोणाचार्य, कायर कहे युधिष्ठिर को जब अभिमन्यु बोले हे आर्य, आज्ञा दे दे आप अभी तो चक्रव्यूह को भेदूं तात,
चिंतित धर्मराज बोले ये नहीं शरण, खाओगे मार। साहस और पराक्रम से ही भेदूंगा मैं उसके द्वार, दांत करेंगे खट्टे रिपु के, करें चुनौती अब स्वीकार। फड़क रहे हैं कंधे मेरे रुधिर शिराओं में उद्दाम, मैं अंदर जाकर कर लूंगा रिपुदल से पहले संग्राम। आप आइए पीछे पीछे सेना लेकर वीर सुधीर, काम करेंगे तभी सरल हो, नहीं करे हो टेढ़ी खीर। चला सुभद्रा सुत शर वर्षा करके तोड़ा पहला द्वार, भीम सात्विकी सैनिक लेकर पाए नहीं उसे पार। मुंड करता गणित भटके सुभद्रा ललकार, धू धू अनल सुलगता जैसे हाथ घुमाता यूं तलवार। दुर्योधन लक्ष्मण को जब अभिमन्यु भेजा यमलोक, कब शासन हुए पर दुर्योधन ने पाया शोक। कौरव सोचे कैसे रोके वीर हुआ जी का जंजाल, धूर्त कौरवों ने पंच से कपट किया फेंका छल जाल। वीर पार्थ सुत द्वार सातवां, जयद्रथ कपटी रोके द्वार। शर संधान करे अभिमन्यु कौरव आए घेरा डार। अश्वत्थामा जय कृप कर्ण दुशासन द्रोणाचार्य, घेर आक्रमण साथ किए सब नियम विरुद्ध किए सब कार्य। 16 वर्षीय अर्जुन सुतवो आज भेदता रिपु का व्यूह, मृग नासा जैसे इद रहा राज सब। थक कर चूर हुआ अर्जुन सुत टूटे खड्ग तीर तलवार, 7 कायरों से क्या लड़ता कैसे उनसे पाता पार। टूटे रथ का पहिया लेकर शूर वीर करता रिपुघात, दुशासन के गदावार से गिरा भूमि पर पा आघात। धन्य शौर्य अर्जुन सुपुत्र का भूल नहीं सकता संसार, कोख धन्य माता सुभद्र की, कोख धन्य माता सुभद्र की, जिसने जना वीर सुकुमार, जिसने जना वीर सुकुमार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बेहतरीन। बहुत धन्यवाद। आला छंद जो मतलब आजकल कहाँ लोग लिखते हैं, और उसमें आपने लिख के और मतलब वो पुराने दिन याद दिला दिए गांव वाले। जी, हिंदी समूह में लिखते हैं शिव जी सब। अच्छा, आला अच्छा, छंद बहुत ही प्रचलित छंद है, और मैं ही इसका मतलब नहीं जा पा रहा हूँ, इसका मतलब लिखा तो जा रहा है। बढ़िया बढ़िया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और गांव के लोग इस तरह की कथाओं को आल्हा छंद के द्वारा ही सुनते हैं, समझते हैं और उसका आनंद लेते हैं। जी हाँ, इसलिए इसका महत्व उस ग्रामीण समाज में अधिक है। जी जी, बहुत बहुत खूब श्रद्धा जी। श्रद्धा जी ने पूरी श्रद्धा से धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत प्रस्तुति श्रद्धा जी, बहुत खूबसूरत। श्रद्धा जी मतलब बहुत ही अच्छा लिखते हैं, और मैं तो इनको फॉलो भी करता हूँ। आज पता नहीं उन्होंने तरन्नुम में गाया नहीं है, वरना मैं तो ये मानता हूँ कि पूरी गोष्ठी की वो मलकाए तरन्नुम, इतना अच्छा मतलब सीमा है गाने का, है तो मौका नहीं मिल पाएगा। तरन्नुम में जब पाठ फिर कभी करूंगी सर, आज के लिए अनुमति दीजिए। जी आदरणीय जी। जी श्रद्धा जी, बहुत शानदार प्रस्तुति। और अब श्रद्धा जी के बाद शालिनी जी की तरफ बढ़ते हैं। शालिनी जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हैं। शालिनी जी सोपान की उपाध्यक्ष भी हैं, और उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया है आपको 2016 में। मातृभाषा उन्नयन संस्थान द्वारा अंतरा शब्द शक्ति सम्मान से सम्मानित हुई हैं 2018 में, और नवल प्रयास द्वारा 2019, बसंत चौधरी फाउंडेशन नेपाल द्वारा भी आपको और अंतर्राष्ट्रीय गजल को दिल्ली द्वारा भी सम्मानित किया गया है 2020 में। आपकी कई रचनाएं मैंने सुनी हैं, अब मैं फॉलो करता हूं आपकी, जितना अच्छा लेखन है आपका। और उसमें जो एक मेरी पसंदीदाओं में से है, उसमें एक तमाम हो भले, तमाम हो न भले, एक हो ये अच्छा है। तमाम हो न भले, एक हो ये अच्छा है, जो मौन पढ़ ले तुम्हारा वो दोस्त सच्चा है। तो हम सबकी सच्ची दोस्त शालिनी जी, आपका स्वागत। सही बात, बहुत सुंदर, शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया विश्वास जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय पुष्पिता जी को नमस्कार करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ सोपान पटल पर। आपका हार्दिक स्वागत है, आपने कार्यक्रम के लिए अपना वक्त दिया, बहुत बहुत आभार आपका।
आप हम सबके साथ शामिल हैं। आदरणीय पुष्पिता जी और हमारे आज के मुख्य विशिष्ट अतिथि शिव जी से इजाजत चाहती हूँ और सबको प्रणाम करती हूँ और अपने काव्य पाठ को प्रस्तुत करती हूँ। जैसा कि आज अटल जी का जन्म दिवस के अवसर पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो यूं तो मैं गजल ही कहती हूँ, लेकिन आज फ्री वर्ड्स कहती थी कुछ वक्त पहले, उसमें से ही मेरी एक कविता है, मैं उसे आप सबके समक्ष रखती हूँ। कविता का शीर्षक शालिनी जी आप म्यूट हो गई, शायद उनके सिग्नल का या मुझे लगता है नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो गया वहाँ। हाँ, जो कि मुझे दिख तो रही हैं और हाँ दिख रही हैं, बट स्क्रीन फ्रीज हो गया है शायद। मेरी सुनाई दी आवाज। शालिनी जी हम लोग आपको सुन पा रहे हैं, आप सुन पा, हाँ मुझे वही लगा कि स्क्रीन, हाँ बस अब आप देख भी अब रही शुरू हैं। पाए। अब आप देख भी रही हैं। चलिए। हाँ जी, तो आप तक आवाज तो मेरी पहुंची, इसका मतलब कविता कटी नहीं नहीं होगी। नहीं नहीं, आप शुरू से शुरू करें क्योंकि जी, आपकी आवाज जी। मिस हो गई थी। जी 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 सुनाइए, आवाज नहीं आई। जी ठीक है, मैं शुरू से शुरू करती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि कविता का शीर्षक है मेरी गरिमा। किरदार तय नहीं करेंगे मेरी गरिमा, मैं स्वयं तय करूंगी अपनी पैमाइश। माना किसी की बेटी, बहू, पत्नी, माँ, बहन, भाभी, प्रेमिका, ये सब रिश्ते अपनी अपनी जगह हैं और ये सिर्फ मेरे किरदार हैं। मुझ में बसी नारी की बाध्यता नहीं, सृष्टि की भांति मैं भी संपूर्ण हूँ। बदलाव में अपने किसी भी किरदार में मैं स्वयं को या अपना सर्वस्व निछावर क्यों कर दूं? मेरा समर्पण मेरी इच्छा है, गुलामी या बंधन नहीं, और यही स्वेच्छा मेरी गरिमा है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोग की इजाजत हो तो गजल कहूँ, नहीं तो एक छंद कविता और पढ़ दूं। विश्वास जी क्या कहते हैं? आप सुनाइए, जो आपको पसंद हो वो सुनाइए, आपको तो सुनना अच्छा लगता है। दोनों कहिए। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों कहिए। तो चलिए दो अपनी एक गजल के तरन्नुम में मैं कुछ अशआर पढ़ती हूँ। इरशाद। रही लब मौन दिल सुन ले, यही विश्वास काफी है। रही लब मौन दिल सुन ले, यही विश्वास काफी है। जुबां की अहमियत ही क्या, फकत है सांस काफी है। ये लब मौन दिल सुन ले। शेर कुछ यूं है। रवानी बन के बहता है जो मेरे दिल की रग रग में, रवानी बन के बहता है जो मेरे दिल की रग रग में। सनम उस प्यार का तेरे मुझे आभास काफी है। सनम उस प्यार का तेरे मुझे आभास काफी है। अगला शेर है। चमन में तू कहीं रहता है, दिल में ये तसल्ली अब। चमन में तू कहीं रहता है, दिल में ये तसल्ली अब। जरा सा
झांक दिल देखूं तू यारा, पास काफी है। जरा दिल झांक कर देखूं तू यारा, पास काफी है। एक और शेर देखें। मुकद्दर में लिखी तेरे न मेरे जो हंसी घड़ियां, मुकद्दर में लिखी तेरे न मेरे जो हंसी घड़ियां, अधूरे आज उन लम्हों की दिल में प्यास काफी है। अधूरे आज उन लम्हों की दिल में प्यास काफी है। रहे लब मौन दिल सुन ले, यही विश्वास काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर शालिनी जी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा शालिनी जी, बहुत खूब। चलो आगे बढ़ते हैं। और मुझे एक सौभाग्य प्राप्त है, जैसा कि हम सबके बीच में आप लोग सब लोग विश्वास जी से परिचित हैं, आज के संचालन है, कार्यक्रम के संचालक हैं, और मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। धन्यवाद शालिनी जी। बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है विश्वास। मैं भी अपनी कविता सुनाना चाहूंगा, और मेरी कविता है, कुछ मित्रों ने पहले सुनी हुई है। मेरी कविता का शीर्षक है अटल संवाद। तो कुछ ऐसी कल्पना करी है कि अटल जी से मेरा अब संवाद हो रहा है, तो उस पे एक कविता है कि कभी यूं भी हो कि आप फिर वापस आएं और आमने सामने बैठकर हम दोनों बतियाएं। कभी यूं भी हो कि आप फिर वापस आएं, आमने सामने बैठकर हम दोनों बतियाएं। मुझे पूछना है कि कैसे रखते थे मुसीबत कितनी भी हो चेहरे पर शांत भाव। कल कल बहती नदी में जैसे अजब सा ठहराव, अपने या पराए सबसे मिलनसार स्वभाव, शायद ही था किसी से आपका घटाव। कहूंगा कि मुझे ये सिखाइए, सबको साथ लेकर चलना पर बातें अपनी ही मनवाना। सबको साथ लेकर चलना पर बातें अपनी ही मनवाना, बरसों से बंद पड़े तालों को अपने चातुर्य से खुलवाना, यूएन में हिंदी भाषा का डंका बजवाना और कारगिल में दुश्मनों को नाकों चने चबाना। पूछूंगा और जानना है आपसे कि जब हर तरफ शकुनियों का फैला कूट जाल था, सत्ता रहेगी या जाएगी ये बहुत बड़ा सवाल था। उसूलों से न किया समझौता और एक वोट से गिरी सरकार। उसूलों से न किया समझौता और एक वोट से गिरी सरकार। कैसे आदर्शों के पैमाने पर और ऊंचा उठ जाते थे आप हर बार। वाह वाह, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब विश्वास जी, बहुत खूब। ये भी पूछना है कि कैसे अपने विचार और तेवर यकायक बदल पाते थे। कैसे आप अपने विचार और तेवर यकायक बदल पाते थे। तूफानों के बीच भी हिम की तरह अडिग नजर आते थे कि घर जाकर कट्टर दुश्मन को गले लगाना, और जो उठी नापाक नजर तो नाकों चने चबाना। कहूंगा आपसे कि मैं आपसे कहूंगा कि मैं समझता हूं कि कंधार में दरिंदों को छोड़ने पर आपको पीड़ा तो हुई होगी, कि कंधार में दरिंदों को छोड़ने पर आपको पीड़ा तो हुई होगी। परिजनों का विलाप देखकर एक कभी हृदय की मजबूरी रही होगी। क्यों आपको ऊंचाइयों का अकेलापन पसंद नहीं था, जहां जनमानस का साथ मिले उनका अटल वही था। और अंत में मुझे कहना है कि वो ओजस्वी वक्ता जो अपने मौन को भी सुनवा ले, वो शांति दूत जो परमाणु परीक्षण भी करवा ले,
वो महापुरुष जो मौत से ही जूझने का इरादा बना ले और 15 अगस्त को आए यम को एक दिन और रुकवा ले, ऐसे अटल जी से मुझे ये कहना है कि आपके आदर्शों पर चलते रहने का करते रहेंगे प्रयास। चरण कमलों में आपके नमन करे विश्वास। धन्यवाद। क्या बात, बहुत सुंदर विश्वास जी, क्या बात है, बहुत सुंदर विश्वास जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, उम्दा प्रस्तुति। कार्यक्रम की बहुत ही सार्थक भावांजलि है विश्वास जी के द्वारा, सबकी ओर से भी। बहुत धन्यवाद पुष्पिता जी और आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे विशिष्ट अतिथि शिव मोहन सिंह जी को। शिव जी द्वितीय सचिव एवं गांधी केंद्र भारतीय राजदूतावास द हेग नीदरलैंड्स के निदेशक हैं। आप एक अव्वल दर्जे के शायर और गजलकार हैं। आप साहित्य के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं। यूं तो अल्जीरिया में आपने 4 साल कल्चरल अटैची के रूप में भी काम किया है और भारत माँ के कल्चर को आगे बढ़ाने की एक काफी कोशिश करी और अब गांधी केंद्र के निदेशक के रूप में भी आप उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने कई पुस्तकों के लिए आलेख और 2 वृत्त चित्रों में योगदान दिया है। कई मुशायरों और कवि सम्मेलनों की शान रहते हैं शिव मोहन जी। शिव जी को यूं तो मैंने प्रायः श्रृंगार पर लिखते देखा है, पर उनकी एक वीर रस भरी रचना की कुछ पंक्तियां मुझे बहुत पसंद है कि महासमर की भूमि है ये, महासमर की भूमि है ये, निकले थे तीर कमानों से, देखे हैं हमने यहाँ बरसते अग्नेयस्त्र आसमानों से, दुश्मन को याद दिला दें फिर से शायद भूल गया होगा, दुश्मन को याद दिला दें फिर से शायद भूल गया होगा, नस्लें यहाँ जिंदा हैं अभी अकबर अशोक महानों से। शिव जी आपका क्या बात है। धन्यवाद विश्वास जी, इतना उम्दा परिचय देके मैं खुद ही अपने आप को बड़ा गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ और इतनी अच्छी निजामत आज इस काव्य गोष्ठी की आप कर रहे हैं। और ये अटल जी की जो काव्य गोष्ठी, काव्य कवि सम्मेलन जो भी कहें, ये इस श्रृंखला में तीसरा है और मुझे सौभाग्य है कि मैं तीनों में ही मौजूद रहा। और आज इस मंच का एक और भी सौभाग्य है कि इस मंच की अध्यक्षता आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पिता जी कर रही हैं, जो हिंदी की एक सशक्त हस्ताक्षर है और अटल जी के साथ उनका मंच पे पढ़ना और अटल जी को समझना और उस दौर की चीजों को अपनी लेखनी से पन्नों पे उतारना। और यूनिवर्स फाउंडेशन जो नीदरलैंड्स में जिसकी एक अलग इतिहास है, उसकी वो अध्यक्षा हैं। उनके साथ इस मंच पे बैठना मेरे लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सोपान संस्था के सभी पदाधिकारी जो मेरे लिए बहुत स्नेह रखते हैं, मैं जिनका बहुत सम्मान करता हूं, उन सबको मैं देखते ही मेरे लिए एक प्रसन्नता की बात है। राजीव नसीब जी, शालिनी जी, कुमार जी, आदरणीय श्रद्धा जी और विनीता जी जो अमेरिका से, जिनको बहुत अच्छी मित्र हैं। कुछ नए लोग भी जैसे सिंगापुर से जो जुड़े हुए थे, हमारे भ्राता श्री, जिन्होंने मिट्टी की महक से उपजी बहुत अच्छी कविता सुनाई थी। मौनी विजया जी हैं, वो भी मौजूद हैं। आस्था जी जो हमारी दोस्त हैं और आदरणीय अटल जी के परिवार से जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, रेखा शुक्ला जी जिनके संस्मरण हमने पहले भी सुने हैं, गरिमा जी मेरे ख्याल से वो भी परिवार की सदस्य हैं, वो हर बार मौजूद होती है जब भी कोई प्रोग्राम होता है। तो ये मेरे लिए बहुत ही भावुक प्रोग्राम है और मैं जिन लोगों का नाम न भी ले पाया हूँ तो मैं उनको धन्यवाद, बधाई क्रिसमस की सारी देना चाहता हूँ। अटल जी अगर आज होते हमारे बीच शारीरिक रूप में, आत्मिक रूप से उनकी अनुभूति हम सबको है, इसलिए इतना बड़ा आयोजन है, तो वो मेरे ख्याल से 97 वर्ष के होना था उनको। और अभी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन एक प्रेरणा पुंज के रूप में वो हमारे साथ हैं और मुझे कुछ कहने का यहाँ मौका मिला है। विश्वास जी ने मेरी एक कविता की कुछ लाइनें पढ़ी थी अभी, और मैं वैसे तो सही कहा कि मैं श्रृंगार रस पे ही लिखने वाला आदमी, और कुछ लिख नहीं पाता। अटल जी के ऊपर मैंने एक कविता भी लिखी थी जो सरहदों के पार जो पुस्तक है उसमें शामिल है। वो कविता बहुत बड़ी कविता, उसमें 6-7 बंद हैं, लेकिन मैं सारे ना सुना के सिर्फ 1 या 2 बंद सुनाऊंगा, उसके बाद में कुछ एक आध गजल पढ़ूंगा।
मैं इजाजत चाहता हूँ स्वागत आदरणीय है। पुष्पिता जी का। तो स्वागत ये है। पंक्तियां इस तरह से हैं। वो अटल इरादे वाला करता है प्रस्थान, वो अटल इरादे वाला करता है प्रस्थान। देश के लोगों देश का रख लेना तुम ध्यान, वो अटल इरादे वाला करता है प्रस्थान। बंद देखिए। था क्रिसमस का वो बड़ा दिवस जब चर्च के घंटे बोले, था क्रिसमस का बड़ा दिवस जब चर्च के घंटे बोले। माँ की ममता मई गोद में तुम थे आंखें खोले, माँ की ममता मई गोद में तुम थे आंखें खोले। जन्म दिवस पर आपके दिन का बढ़ा दिन मां, देश के लोगों देश का रख लेना तुम ध्यान। आज बड़ा दिन इसीलिए कहते हैं कि आज पहली बार दिन अभी तक छोटा हो रहा था, आज पहली बार बड़ा हुआ है। आज का दिनमान कल से ज्यादा है, अभी तक पीछे कम चल रहा था, वो भी मैंने चीज ली है। इसमें मैं कुछ बंद छोड़ देता हूँ, लेकिन एक बंद है जो मैं सुनाना चाहता हूँ, बाकी तो आप पुस्तक से पढ़ सकते हैं। प्रतिबंधों से डरे नहीं परमाणु शक्ति संपन्न किया, प्रतिबंधों से डरे नहीं परमाणु शक्ति संपन्न किया। देश के प्रगति पथों को निर्बाध किया, निर्विघ्न किया। प्रतिबंधों से डरे नहीं परमाणु शक्ति संपन्न किया। देश के प्रगति पदों को निर्बाध किया, निर्विघ्न किया। ले कर्म योग का गोपनीयता देख आपकी, गोपनीयता देख आपकी विश्व हुआ हैरान। देश के लोगों देश का रख लेना तुम ध्यान, वो अटल इरादे वाला करता है प्रस्थान। देश के लोगों देश का रख लेना तुम ध्यान। तो हमारे यशस्वी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी, जो हमारे सबके अटल जी है, और वो राजनेता होकर भी कभी रहे, तो हमारी बिरादरी के पहले है, बाद में वो राजनेता है। तो मैंने ये उनको अपनी भावांजलि अर्पित की है। और इसी के साथ अगर समय इजाजत देता है तो मैं थोड़ी एक कुछ और सुनाना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल, स्वागत। एक अभी जल्दी में ही एक मैंने गजल कही है, मैं उसके कुछ शेर आप सबको सुनाता हूँ। आग में तपते हैं वो निखर जाएंगे, आग में तपते हैं वो निखर जाएंगे, राह जो भी रहे बाअसर जाएंगे। आग में तपते हैं वो निखर जाएंगे, राह जो भी रहे बाअसर जाएंगे। बस इसी आस में जी रहे आज, बस इसी आस में जी रहे आज तक। दुख भरे दिन कभी तो गुजर जाएंगे, दुख भरे दिन कभी तो गुजर जाएंगे। और शेर सुनिए, किसकी हिम्मत करे सामना वक्त का, किसकी हिम्मत करे सामना वक्त का, साहवी तख्त से झट उतर जाएंगे, साहवी तख्त से झट उतर जाएंगे। और शेर सुनिए, दिल के रिश्ते नहीं जो सहेजे गए, दिल के रिश्ते नहीं जो सहेजे गए, चल गई आंधियां तो बिखर जाएंगे, चल गई आंधियां तो बिखर जाएंगे। और शेर सुनिए, मंजिलों, युवा पीढ़ी को समर्पित शेर है, मैं भी युवा ही हूँ। मंजिलों को शिकायत रहेगी सदा, मंजिलों को शिकायत रहेगी सदा, एक घड़ी भी अगर हम ठहर जाएंगे, एक घड़ी भी अगर हम ठहर जाएंगे। फर्क अच्छे बुरे में नहीं हो जब पता, फर्क अच्छे बुरे में नहीं हो जब पता, चल उधर तू जिधर मौत पर जाएंगे, चल उधर तू जिधर मौत पर जाएंगे। और ये गजल का नुक्ता पेश करता हूँ आप सबको। झूठ को दूर, झूठ को दूर, सच को जुबां पे रखें,
झूठ को दूर सच को जुबां पे रखें, शुभ्र लहजे में फिर खूब तर जाएंगे, शुभ्र लहजे में फिर खूब तर जाएंगे। शुभ्र मेरा तखल्लुस है, मैंने यहाँ पे प्रयोग किया था। और आपकी इजाजत हो तो एक छोटी सी चीज और सुनाता हूँ, इजाजत है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत। खुशबू सा पास आके, क्योंकि मेरी घड़ी पे नजर है, अभी हमारे पास वक्त है, आज सारा कुछ बाद में पढ़ने वालों को यही नुकसान रहता है और यही फायदा बहुत कम होता है। बिल्कुल सुनाइए। हाँ, ये भी बिल्कुल नहीं है, मैंने कहीं नहीं सुनाई है। क्या बात है? खुशबू सा पास आके हवा से निकल न जाए, खुशबू सा पास आके हवा से निकल न जाए, इस बार आंख से ये नजारा निकल न जाए। क्या कहना, वाह वाह, खुशबू सा पास आके हवा से निकल न जाए, इस बार आंख से ये नजारा निकल न जाए, है दूर कुछ फलक पे मोहब्बत चमक रही, है दूर कुछ फलक पे मोहब्बत चमक रही, ओझल हो आंख से ये सितारा निकल न जाए, ओझल हो आंख से ये सितारा निकल न जाए, अब दिल ये बेसबब ही तेरा रूठता बढ़ा, अब दिल ये बेसबब ही तेरा रूठता बढ़ा, देखो भी हाथ से कहीं बच्चा निकल न जाए, देखो भी हाथ से कहीं बच्चा निकल न जाए। और फिर सुनिए, जानिब तेरे कदम को बढ़ाने में दर्द है, जानिब तेरी ओर जानिब तेरे कदम को बढ़ाने में दर्द है, सब चाहते कि पाँव से कांटा निकल न जाए, सब चाहते कि पाँव से कांटा निकल न जाए। और फिर सुनिए, मन में कोई मलाल रखेंगे ना हम कभी, कम से कम हम सारे लोग जो बैठे हुए हैं, वैसे तो पूरी दुनिया से मैं यही कहना चाहता हूँ, मन में कोई मलाल रखेंगे ना हम कभी, आपस में जब तलक कोई रास्ता निकल न जाए, आपस में जब तलक कोई रास्ता निकल न जाए। छोटे मोटे मतभेद चलते रहते, हमें सुलझाना चाहिए। मन में कोई मलाल रखेंगे ना हम कभी, आपस में जब तलक कोई रास्ता निकल न जाए। और शेर सुनिए, बहुत मैंने प्यार से लिखा है ये शेर, आपकी दाद चाहूंगा। ये रात स्याह होगी अभी और भोर तक, सुबह से पहले रात और काली हो जाती है। ये रात स्याह होगी अभी और भोर तक, उसका ख्याल उसकी तमन्ना निकल न जाए, उसका ख्याल तमन्ना निकल न जाए। दिन चार जिंदगी कहीं जाया न करें, बहुत छोटी जिंदगी है, दिन चार जिंदगी कहीं जाया न करें, आगे तेरी निगाह से दुनिया निकल न जाए, आगे तेरी निगाह से दुनिया निकल न जाए। बहुत तेज चल रही दुनिया, आगे तेरी निगाह से दुनिया निकल न जाए। और ये इस गजल का मक्ता है, दूरी बना ली शुभ्र कभी पास आ, क्या बात हुई है, कोई बात हुई, दूरी बना ली शुभ्र कभी पास आ गए, इस हाल में तो दिल का जनाजा निकल न जाए, इस हाल में तो दिल का जनाजा निकल न जाए, बहुत खूब, पास आके हवा से निकल न जाए। धन्यवाद, बेहतरीन प्रस्तुति, मजा आ गया शेफ जी, बहुत बढ़िया, आनंद दिया, बहुत अच्छा। हमने तो इनको पहली बार सुना, इसलिए मैंने बहुत चकित होके सुना और बहुत मुग्ध होके सुना। ये तो मेरा सौभाग्य हुआ जी। और मैं तो चाहूंगा कि हमारी आदरणीय यहाँ मौजूद हैं, 60 से ज्यादा किताबें इन्होंने लिखी हुई हैं, जिसमें कई सारी किताबों पे पुरस्कार भी मिला है। तो ऐसे अनुभवी हमें जब कोई प्रकाश पुंज मिले तो हमें कुछ अपना फायदा भी लगे हाथ में सोचना चाहिए। कई सारे प्रकाशक, कई सारे प्रकाशन इनकी किताबों को लिखते रहते हैं, छापते रहते हैं। तो मैं तो यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनसे ये भी अर्ज करना चाहेंगे कि इनकी निर्देशन में अगर हमारा कोई काव्य संग्रह इस तरह का निकले तो बड़ा अच्छा रहेगा। हम अपनी कुछ कविताएं भेजें, विश्वास जी मौजूद हैं यहाँ, खुद डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं, कुछ इस तरह का कार्यक्रम बने तो पीछे हमें किताब निकले हुए बड़ा वक्त हो गया है। तो मेरी ये एक अर्ज भी है और आरजू भी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी, अवश्य पूरे होंगे हम लोग के सपने। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और आपने बिल्कुल सही कहा। उसी से जुड़ी हमारी एक घोषणा है जो हम अंत में करना चाहेंगे। और अब मैं अपने अध्यक्ष को मंच पर बुलाना चाहूंगा, पर उसके पहले अध्यक्ष की अनुमति से हमारे
दो और हैं कवि जो जिनका नाम नहीं था, पर अगर आपकी अनुमति है तो वो एक छोटी सी रचना सुनाने के लिए उन्होंने मैसेज किया है। तो मैं गर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी छोटी सी रचना सुनाएं। छोटी पे ध्यान दें। स्वागत है। आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। म्यूट कराएं। सबसे पहले तो मेरा आप सभी को नमस्कार है, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सभी को सुनने का मौका भी मिलता है और मैं इस मंच पर अपनी रचना भी सुना पा रही हूँ। तो ये मेरा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। और आज की मेरी रचना का जो शीर्षक है वो है फितूर। तो मैं अब शुरू करना चाहूंगी। जिंदगी के इस सफर में जो रह गया है पीछे वो है फितूर हमारा। जिंदगी की जिम्मेदारियों के बोझ में जो रह गया है पीछे वो है फितूर हमारा। जिंदगी की चकाचौंध में जो रह गया है पीछे वो है फितूर हमारा। जिंदगी की दौड़ में, इस कश्मकश के दौर में जो रह गया है पीछे वो है फितूर हमारा। कब समझेंगे हम फितूर जरूरी है हमारा। जिंदगी को जीने के लिए, जिंदगी में झूमने के लिए, जिंदगी को राग देने के लिए, जिंदगी को सांस देने के लिए जरूरी है हमारा फितूर जरूरी है। फितूर हर उस चीज को पा लेने के लिए, फितूर हर शख्स को टूट कर चाहने के लिए, रिश्तों में गहराई के लिए, परछाई सा साथ निभाने के लिए, रिश्तों में प्यार की गर्माहट लाने के लिए फितूर जरूरी है हमारा, जरूरी है हमारा फितूर जरूरी है। चांद सी शीतलता, नदी सा ठहराव, सूरज से प्रकाश और कुछ कर लेने की आग, हमारे ख्यालों के लिए, जीवन में काबू पाने के लिए, खुद पर यकीन दिलाने के लिए, जीवन के हर मोड़ पर खुद को संवारने के लिए, जीवन गरिमा में बनाने के लिए जरूरी है हमारा फितूर जरूरी है। उज्जवल भविष्य के लिए फितूर चाहिए, ऊंचे शिखर के लिए फितूर चाहिए, जीवन में कुछ करने के लिए फितूर चाहिए, खुलकर जीने के लिए फितूर चाहिए, जीवन को जिंदा रखने के लिए फितूर चाहिए, उसमें नूर भरने के लिए फितूर चाहिए। फितूर ना हो तो जीना कैसा, जरूरी है हाँ हमारा फितूर जरूरी है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गर्मा जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मित्रों, अब ज्यादा इंतजार न करते हुए अब मैं हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पिता अवस्थी जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा, और उसके पहले एक छोटा सा परिचय उनका। हालांकि छोटा शब्द काफी नहीं है उनके एक विस्तृत परिचय के लिए। पुष्पिता जी कई सालों से सक्रिय लेखन में हैं। धर्मयोग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका, कादम्बनी से होते हुए 60 से अधिक पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, जिनकी अंग्रेजी, उर्दू, रशियन और डच भाषाओं में अनुवाद हुआ है। और स्वदेश और विदेश में कितने देशों में उन्होंने एकल काव्य पाठ किया है। 2003 में सूरीनाम देश में 7वें विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारत सहित कई विश्वविद्यालयों में उनके कृतित्व पर शोध कार्य हो रहे हैं। इस समय वो अध्यक्ष हैं हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन नीदरलैंड्स की, आचार्य कुल संत विनोबा भावे वर्धा महाराष्ट्र, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस पीस एकेडमी वर्धा, वो गार्जियन है गार्जियन ऑफ अर्थ एंड ग्लोबल कल्चरल नीदरलैंड्स, विनोबा सेवा संस्थान ग्लोबल एम्बेसडर हैं वो MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे, और संपादक और संरक्षक हैं एम्स्टल गंगा पत्रिका और आचार्य कुल पत्रिका की। अभी परिचय और बाकी है, पर मैं पुष्पिता जी को ही बुला देता हूँ कि पुष्पिता जी आप आए और बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है पुष्पिता। धन्यवाद आप सभी मित्रों का, और सोपान के सभी सदस्य और सभी जो कार्यकारी सदस्य हैं, उन्होंने मुझे इस योग्य समझा, और इस योग्यता का एक आधार कहा जाए कि अटल जी के साथ होने का भी सौभाग्य है। और आप सबकी कविताएं जो शुरुआत हुई राजीव जी की, फिर उसके बाद में आस्था जी ने सुनाई अद्भुत कविताएं,
बहुत कम 2 कविताएं सिर्फ सुनी, मेरा मन जो है ललच के रह गया है सभी कवियों को फिर से सुनने के लिए। और क्योंकि इसमें बहुत अमेरिका से विनीता जी ने कविताएं पढ़ी, कुमार ठाकुर जी ने पढ़ा, मोनी जी ने दोहा कतर से पढ़ा, श्रद्धा जी ने नागपुर से, शालिनी जी का लखनऊ से काव्य पाठ। जैसे ही लखनऊ कहा तो मेरा हृदय जो है वो लखनऊ पहुंच गया और लखनऊ से उनको मैं सुन रही थी। इस तरह से अपने सभी मित्रों को सुनते हुए बहुत ही सुख की अनुभूति हुई और बहुत गहरे अर्थों में भावांजलि आप लोगों के द्वारा दी गई है। शब्द नहीं, इन कविताओं को सुनते हुए कई बार मेरी आंखें भर आईं और ये लगा कि शायद मुझे जब बोलने का अवसर आएगा तो शायद मैं ना बोल पाऊं, और कई बार रोमांचित हो उठी। जीवन भर साधना में बीता और उसका अपना सुख है, जैसा कि शिव मोहन जी ने मेरे संदर्भ में बताया। आज के दिन एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति का जन्म हुआ है, वो है पंडित मदन मोहन मालवीय। 25 दिसंबर 1861 को 1861 मेरा सौभाग्य रहा है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ाई की। तो इस तरह से कहा जाए, आज का ये दिन इन दोनों विभूतियों के स्मरण और सानिध्य का दिन है। व्यक्ति विदेह हो जाता है, लेकिन अपने विचारों की चेतना, संवेदनाओं को जिस रूप में शब्दों में छोड़ जाता है कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महापुरुषों के विदेह होने के बावजूद हम उनकी आत्मा से की देह से आबद्ध रहते हैं, और वो शक्ति, उनकी आत्मा की शक्ति हम लोगों को हमेशा अनुभव होती रहती है। अटल जी के साथ काव्य पाठ करने का संस्मरण कुछ ऐसा है कि 2001 में अटल जी ने अपने प्रधानमंत्री आवास पर हमें बुलवाया। मैं चकित थी, और कितनी मुश्किल से प्रधानमंत्री आवास के भीतरी कक्ष में पहुंचा जा सकता है, ये शिव मोहन जी और जो सरकारी लोग हैं वो जानते होंगे, कितने पास बनवाओ और तब पहुंचे। लेकिन वहां प्रवेश करते ही, जैसे ही उसके उपवन में गए तो वहां मोर घूम रहे थे और मेरा हृदय जो है वो मुक्त हो गया उस सारे व्यवस्था के आतंक से। और जब भीतर पहुंचे तो और भी मन सरल। एक आयोजन था जिसमें कि कुछ लोगों को बुलाया गया था, और उसमें फिर अंत में ये निश्चय किया गया, मैंने उनके कार्यक्रम के आयोजक के द्वारा, कि एक कवि गोष्ठी भी हो, 5-7 कवियों को बुला लेते हैं, उसमें अटल जी भी अपना काव्य पाठ करेंगे। मुझे भी उसमें बुलाया गया था। मैंने अपनी कविताएं पढ़ी, अटल जी ने भी सुनाई। फिर बाद में मैंने अटल जी से पूछा कि आपको मेरे बारे में जानकारी कैसे मिली? तो उन्होंने कहा कि कवि को अगर कवि नहीं पहचानेगा तो कौन पहचानेगा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर। और बहुत खूब। उनकी ये बात इतनी घर कर गई, और उसने मुझे लगा कि मेरे कवि होने की जो कमाई है वो आज मुझे मिल गई, कि उन शब्दों ने मेरी कविताएं, क्योंकि कविताएं बहुत सी पत्रिकाओं में अनवरत छपती थी, उस समय तो पोस्ट करके भेजना पड़ता था, लेकिन इसके बावजूद, उसके बाद जब हम जाने लगे उनके पांव छू के प्रणाम करके, तो उन्होंने कहा कि इस बार मैं सूरीनाम देश में एक कवि जा रहा है, और वो वहां जाके जो मिसाल कायम करेगा मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं। अब आप देखिए कि अगर अटल जी ये आदेश करें तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसे शक्ति का संचार भीतर हुआ था, और मैं ये विस्मृत कर बैठी उस दुख को कि मैं मातृभूमि छोड़ रही हूँ और अकेले मैं सूरीनाम देश जा रही हूँ, जो भारतवर्ष से 14,000 किलोमीटर दूर है। वहां भी इतने तरह के जो दूसरे देश में जाने से और काम करने के होते हैं,
कष्ट वो मैंने झेले, लेकिन अटल जी के वो शब्द, उनका काव्य पाठ और उनकी वो कही गई बात ने मुझे इतना सम्मोहित और उत्साहित किए रखा हर पल। मैंने, आप सोचिए कि वहां जब मैं बहुत संकट में या संवेदना के स्तर पर बहुत अकेला अनुभव करती थी, और अभी भी करती हूँ कभी कभी, तो अटल जी की पंक्तियां याद आती। तो इस रूप में उन्होंने, और तब मैंने वहां के लोगों के बीच में काम किया, लेकिन मैं अटल जी की कविता पढ़नी चाहूंगी जो उन्होंने उस दिन पढ़ी थी। और उसके बाद उस कविता को मैंने अपनी किताब मैंने ये किताब जो हमने कैरिबियाई देशों में हिंदी शिक्षा तैयार की, अटल जी के साथ फोन पे भी बात हो जाती थी 4-5 महीने में, तो ये किताब हमने उन्हीं को समर्पित की। कविता है जंग न होने देंगे, कारगिल की और बाकी बात की, और पढ़ा गया। हम जंग न होने देंगे, विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग न होने देंगे। कभी न खेतों में फिर खूनी खाद फलेगी, खलिहानों में नहीं मौत की फसल खिलेगी, आसमान फिर कभी न अंगारे उगलेगा, एटम से नागासाकी फिर नहीं जलेगी, युद्ध विहीन विश्व का सपना भंग न होने देंगे। हम जंग न होने देंगे, हथियारों के ढेरों पर जिनका डेरा है, मुंह में शांति बगल में बम धोखे का फेरा है, कफन बेचने वालों से कह दो चिल्लाकर, दुनिया जान गई है उनका असली चेहरा, कामयाबी हो उनकी चालें ढंग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। हमें चाहिए शांति जिंदगी हमको प्यारी, हमें चाहिए शांति जिंदगी हमको प्यारी, हमें चाहिए शांति स्वजन की है तैयारी, हमने छेड़ी जंग भूख से बीमारी से, आगे आकर हाथ बटाए दुनिया सारी, हरी भरी मस्ती को खूनी रंग न लेने देंगे, जंग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। इस कविता के बाद मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि 23 दिसंबर को राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्मदिन हुआ। इस तरह से आप देखिए कि इन तिथियों में साहित्य और सत्ता, वो सत्ता जो साहित्य से समृद्ध थी, और लगता है कि जब कोई कवि पत्रकार होता है तो वो अद्वितीय होता है, और जब पत्रकार अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है तो वो अद्वितीय देश का अद्भुत कार्यकर्ता होता है, और ऐसा कार्यकर्ता ही देश का सच्चा प्रधानमंत्री होता है। भारत देश के लिए जैसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता थी वैसे अटल जी हुए, और इसीलिए गहरे अर्थों में देखा जाए तो शिवमोहन जी, मुझे लगता है कि अटल जी हमारे देश के वास्तविक पहले प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे देश का और हम सबकी संवेदनाओं का गहरे अर्थों में नेतृत्व करते हैं, और उन्हीं से शुरुआत होती है। अटल जी पर जो कविता विश्वास जी ने पढ़ी, अद्भुत है, और ये जब तक वो एक व्यक्तित्व से मुग्ध होने की अवस्था नहीं आती है, तब तक वो सवाल करने की इच्छा भीतर से नहीं जाती। तो ये, और वो सवाल तभी बनते हैं जब महान व्यक्तित्वों के साथ एक गहरी आत्मबद्धता बन जाती है, एक गहरे संबंध स्थापित हो जाते हैं। जैसा कि श्रद्धा जी ने अपनी कविता पढ़ी तो उसमें अर्जुन के जो प्रसंग पढ़े और अभिमन्यु के, तो वो एक आबद्धता, एक संलग्नता हो जाती है। और शिवमोहन जी ने जो अपनी कविता पढ़ी, जो हमेशा सुनी जाती, लेकिन मेरे लिए ये पहला सौभाग्य था। मैं सुनती थी कि बहुत अच्छा काव्य पाठ, गजल, लेकिन मैंने इनके पास ये जो विरासत है, ये जो शक्ति है, ये अद्भुत है। और आज मुझे हल्के से ये भी लगने लगा कि अगर ये सरकारी अधिकारी नहीं होते तो साहित्य का और इसका कितना हित होता, वो उससे संघर्ष करते हुए। क्योंकि मैं जब सूरीनाम में थी दूतावास में और 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया,
दूतावास से बहुत कम सहयोग मिला, क्योंकि लोगों को तो हिंदी से इतना वास्ता नहीं और लगता था कि पुष्पिता जी ने इतना अतिरिक्त काम दूतावास के ऊपर डलवा दिया है। तो खैर इसकी भी एक अलग कहानी है, कभी बातचीत होगी तो बताएंगे। लेकिन इसके बावजूद ये जो संवेदनशीलता शिवमोहन जी ने साध रखी है, ये हम सबके लिए प्रेरणा है। और हम लोगों को सोचना चाहिए कि हर मिनट का इस्तेमाल हम कैसे करें। और इसके बावजूद शिवमोहन जी, विश्वास जी, हम सबकी संजीवनी शक्ति भी बने हुए हैं, हम सबके बीच में एक सूत्रधार भी बने हुए हैं, हम सबको जोड़े हुए हैं। ये सचमुच में सीखने और प्रेरणा की बात है हम सबके लिए। और अब अगर अनुमति हो तो मैं कविता एक दो सुना दूं, है ना? जी 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 जरूर, जी जरूर, बिल्कुल स्वागत है। बिल्कुल स्वागत, सुनाइए, हम लोग बैठे हुए हैं सुनने के लिए। हम लोग तो ऐसा लग रहा है कि बस सुनते ही जाऊं, कहानी हो या कविता हो। मैं जानती हूँ तुम्हें। वाह, क्या कविता आपने उठाई है, बहुत खूब। मैं यही चाह रहा था, यही सुनाइए। मैं जानती हूँ तुम्हें, मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे फूल जानता है अपनी गंध। मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे फूल जानता है अपनी गंध। मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे पानी जानता है अपना स्वाद, जैसे पानी जानता है अपना स्वाद। मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे धरती जानती है जल पीना, जैसे धरती जानती है जल पीना। मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे फूल जानता है अपना फल, अपना बीज। मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे हवाएं पहचानती हैं मानसूनी बादल, जैसे हवाएं पहचानती हैं मानसूनी बादल। मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे शब्द जानते हैं अपने अर्थ, जैसे शब्द जानते हैं अपने अर्थ। क्या बात। मैं जानती हूँ तुम्हें पृथ्वी जानती है, मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे पृथ्वी जानती है सृष्टि का ऋतुचक्र। मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे वर्षा पहचानती है अपने कीट पतंग, जैसे वर्षा पहचानती है अपने कीट पतंग। मैं जानती हूँ तुम्हें, इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे फुनगी जानती है जड़ों की जरूरत और जड़ें पहचानती हैं फुनगी की खुराक, और दोनों कभी नहीं मिलती। क्या बात है। मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे फुनगी जानती है जड़ों की जरूरत और जड़ें पहचानती हैं फुनगी की खुराक, पर दोनों कभी नहीं मिलती। क्या व्यंजना दी, वाह जबरदस्त, बहुत सुंदर। मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे बीज सूंघते हैं ऋतुओं की सुगंध धरती के भीतर। मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे बीज सूंघते हैं सुगंध ऋतुओं की गंध माटी के भीतर, और पृथ्वी जानती है बीज की अकुलाहट, और पृथ्वी जानती है बीज की अकुलाहट। मैं जानती हूँ तुम्हें, और ये अंतिम बंध है, महत्वपूर्ण है। मैं जानती हूँ, बहुत संवेदनशील, मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे स्त्री अनुभव करती है भ्रूण के शिशु होने का स्पंदन अपने भीतर। क्या बात है। मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे स्त्री अनुभव करती है भ्रूण के शिशु होने का स्पंदन, जैसे आत्मा जानती है देह की जरूरत, जैसे आत्मा जानती है देह की जरूरत। मैं जानती हूँ तुम्हें, मैं जानती हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर, अति सुंदर। आप लोग की कविताओं ने तो मुझे इतना सम्मोहित किया है कि मैं क्या कहूँ। लेकिन खैर मैं एक हमारे इसमें सभी जो कविताएं पढ़ने वाली जो कवित्रियां हैं, कवित्रियां नहीं, मैं देखिए अटल जी भी कहते थे कि स्त्री अगर वो मुझे कवि कहते थे, कवित्री नहीं। उनका कहना है कि कभी कभी होता है, उसमें कोई लिंग भेद हो ही नहीं सकता। तो ये भी हमको सीखना होगा। शीर्षक है नवातुर गर्भिणी, क्योंकि हम हैं नवातुर गर्भिणी। बहुत बढ़िया कविता है आपकी ये। वो खुश है अपनी देह के जादू से भरकर। बहुत बढ़िया। वो खुश है अपनी देह के जादू से भरकर, इठलाती है रह रहकर, इठलाती है रह रहकर, हंसी में रचाती है अनदेखी खुशी का सुख।
हंसी में रचाती है अनदेखी खुशी का सुख कि कुछ माह बाद अपनी हथेलियों में खिलाएगी अपने प्रणय की नवजात हथेलियां। क्या बात है। अपनी हथेलियों में खिलाएगी अपने प्रणय की नवजात हथेलियां, अपनी देह से जन्मी आंखों में लखेगी अपने ही मन के कोमल स्वप्न। अपने प्रणय की नवजात हथेलियां निज हथेलियों में खिलाएगी अपने प्रणय की नवजात हथेलियां, अपनी देह से जन्मी आंखों में लखेगी अपने ही स्वप्न। हथेलियों से भरेगी अपनी शिशु की मुट्ठियों से। माए प्राय अपने बच्चों की मुट्ठियों को अपने मुट्ठी में भर के खिलाती है। हथेलियों को भरेगी अपने शिशु की मुट्ठियों से, निज ओठों से चूमेगी उसकी अधर सी मुलायम देह, निज ओठों से चूमेगी उसकी अधर सी मुलायम देह, अपने वक्ष से लगाएगी अपनी आत्मा के शिशु की पुलकित देह, अपने वक्ष से लगाएगी अपने आत्मा की शिशु की पुलकित देह। वो आह्लादित है कि उसकी देह प्रेम में ईश्वर हो गई है। वो आह्लादित है कि उसकी देह प्रेम में ईश्वर हो गई है। क्या बात, अद्भुत अद्भुत, बहुत सुंदर, अद्भुत, बेहतरीन, अद्भुत, शानदार 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 प्रस्तुति पुष्पिता जी, शानदार, बेहतरीन, बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर आपने उसको पढ़ा है कि बिल्कुल मन विभोर हो गया एकदम। बहुत सुंदर पुष्पिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों को और सोपान के, और मैं इस संस्था जो लखनऊ की है, आज उसने पूरे विश्व में अपना सोपान तय कर लिया है। अब तो अंतरराष्ट्रीय हो चुकी है पुष्पिता जी, ये संस्था पहले अंतरराष्ट्रीय। हाँ, ये वैश्विक, और इसने अपने सारे सोपान विश्व जो जाए उसने अपने सोपान तय करे। जी जी। और विश्वास जी ने बहुत ही सार्थक सधा हुआ, इतना सधा हुआ शिव मोहन जी संचालन हमने नहीं देखा। बिल्कुल, ये तो बहुत ही सुंदर निजामत। प्राय संचालकों को इतना बहक जाते हुए मैंने देखा। जी, ये तो मतलब इनको निजामत का भी इतना अनुभव है। पिछले मेरे ख्याल से 30-35 तो मैं इनके प्रोग्राम देख चुका हूँ, तो ये अब इनमें बहुत एक परिपक्वता है इनकी निजामत में। देखिए, कवि, गीतकार, गजल गो, ये तीनों होने पर भी जो संचालन में संतुलित है, सही, वो ज्यादा आत्मानुशासन का परिचायक है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भाषा का कौशल उसके पास है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सबको ये भी सीखना चाहिए, क्योंकि कब कौन सी जिम्मेदारी हम भाषा कर्मियों को मिल जाए तो ये है। और शिव मोहन जी तो संचालन के समय 2-3 लाइन बोलते हैं, जो मंच में मैंने देखा, तो वो उस दिन बहुत आनंद की अवस्था में रहते हैं कि कार्यक्रम हो रहा है, बस हमने सूत्र पकड़ा दिए। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि नीदरलैंड में शिव मोहन जी और विश्वास जी हैं, और ये पूरे विश्व में नीदरलैंड देश की पताका को स्थापित करेंगे। और ये देश जो है, नीदरलैंड देश, अभी शायद इसको न महसूस करे, और लेकिन निकट भविष्य में नीदरलैंड की पताका पूरे विश्व में फहराएगी। इसकी एक अंतरंग जो कोशिश है, वो जितनी जल्दी पूरी हो उतना बेहतर है। और मुझे लगता है हम सबको इसमें भागीदार बनना होगा इस आह्वान के लिए। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने पहले तो आपका समीक्षा, आपके संस्मरण, और फिर आपकी कविताएं, मतलब बढ़ता ही चला गया पारा, और बिल्कुल बहुत ही सधा हुआ अध्यक्षीय उद्बोधन था आपका। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को, सोपान संस्था के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रतिभागी सभी को, और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक से एक बढ़कर प्रस्तुतियां हुई। आप लोग काफी सम्मेलनों में जाते रहते हैं, मुझे लगा कि इसका स्तर काफी ऊंचा था इस सम्मेलन का, एक से एक बढ़कर प्रस्तुतियां थी। और उसका मुझे इसलिए और लगता है कि हमारी प्रस्तुतियां बहुत अच्छी थी, क्योंकि कार्यक्रम के बीच में, शायद उस समय विनीता जी का चल रहा था, उस बीच में पुष्पिता जी का मैसेज मेरे पास आना, और
तो मित्रों, एक घोषणा करनी है, जैसा कि शिव जी ने भी इंडिकेट किया और पुष्पिता जी ने कहा कि जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं और जो सुन रहे हैं, एक विचार है कि अगर हम एक काव्य संग्रह निकाल सकें अपना, और उसका पूरा भार पुष्पिता जी की ऑर्गेनाइजेशन हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन नीदरलैंड्स द्वारा लिया जाएगा। हमें बस अपनी रचनाएं देनी है। तो इसके निमित्त जो भी है वो जो सोपान के सदस्य से देख रहे हैं वो राजीव जी से या मुझसे जो भी है संपर्क करें और हमसे आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। तो इसी के साथ कार्यक्रम की समापन की ओर बढ़ते हैं। अगर बस इसके साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप जुड़े, और आशा करते हैं जल्दी मिलना होगा। बहुत बहुत बिल्कुल 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 सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।